बीसोटी ब्रिज में क्या होता है कि एक तरह से ये भी जैसे आपका शेयरिंग ब्रिज होता है, ऐसे ही अभी आपका अननोन कैपेसिटेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो डीसोटी ब्रिज इज एन एसी ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये डीसोटी ब्रिज एक एसी ब्रिज है और जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। मींस व्हीटस्टोन का जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पे वो काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज, उसी सिद्धांत पर यही ब्रिज भी काम करता है। सारे ब्रिज सेम सिद्धांत है सबका काम करने का। जो व्हीटस्टोन ब्रिज कह लीजिए, सबका सेम सिद्धांत है, तो कोई अलग से नहीं है। ठीक है बेटा, दिस ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ अननोन कैपेसिटर C1 इन टर्म्स ऑफ ए स्टैंडर्ड नॉन कैपेसिटर C2। मतलब क्या हुआ कि इस ब्रिज की हेल्प से हम किसी भी अननोन कैपेसिटर C1 अननोन कैपेसिटर C1 की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ नॉन कैपेसिटर C2। मींस C1 की वैल्यू, C1 क्या है हमारा अननोन कैपेसिटेंस, अज्ञात कैपेसिटेंस, अज्ञात धारिता। अज्ञात धारिता की वैल्यू हम जिसको जानते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, उसकी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। R1 and R2 are non inductive resistor. R1, R2, C1 and C2 are connected in a Wheatstone bridge। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि दो रेजिस्टेंस होते हैं R1, R2 और दो कैपेसिटेंस होते हैं C1, C2। जो ये हम इनको क्या, ये जो R1 और R2 रेजिस्टेंस होते हैं, ये नॉन इंडक्टिव होते हैं। मींस इसमें इंडक्टिव एक तरह से इंडक्टेंस जो होता है इनका जीरो होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज होता है आपका, व्हीटस्टोन ब्रिज की आर्म्स में जैसे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, दो आर्म्स में रेजिस्टेंस लगे होते हैं और दो में कैपेसिटेंस लगे होते हैं। तो जो हमारा क्या है, अभी ये हमारा R1 और R2 भी नोन है और C2 भी हमारा नोन है। मींस C2 की वैल्यू हमें पता है और R1 एंड R2 की वैल्यू पता है। हमें पता किसी करनी है वैल्यू C2 की। तो C1 की वैल्यू इसकी हेल्प से, क्योंकि C1 अननोन है, तो C1 की हेल्प से हम क्या करते हैं, R1, R2 और C2 की टर्म्स में इसकी अननोन कैपेसिटेंस वैल्यू पता कर लेते हैं। तो दैट इज बाय द हेल्प ऑफ डिसोटी ब्रिज। तो डिसोटी ब्रिज का ये वर्किंग प्रिंसिपल है, ये ऐसे काम करता है। और इसमें क्या करते हैं, हेडफोन को एज ए डिटेक्टर यूज करते हैं। मींस अगर इसमें कोई नॉइज या साउंड नहीं आ रहा है, दैट इज मींस ये नल है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन जैसे अगर कुछ नॉइज आ रही है, साउंड आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसमें कहीं ना कहीं और बैलेंस नहीं है ब्रिज। तो हम क्या करते हैं, उसको सेट करके क्या करते हैं कि इस हेडफोन की हेल्प से पता करते हैं कि इसमें कोई नॉइज या कोई सिग्नल तो नहीं आ रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दैट इज अ बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं है तो उसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके सिद्धांत की कैसे कैसे ये काम कर रहा है। अच्छा, सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ आपको मैं, कैसे कैसे होता है। ये सर्किट डायग्राम आपका, ठीक है। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ योर डिशोटी ब्रिज। ठीक है, इसमें क्या है देखो, जैसे हमने बात की थी अभी कि इसका आर्म्स है, एक आर्म है ए बी, एक है बी सी, एक है सी डी और एक है डी ए या ए डी कह लीजिए। ये सारे के सारे जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज था, सिमिलर वैसे ही है। बस इसमें फर्क क्या है कि जो आर्म ए बी है, वहां पे भी R1 था, यहाँ पे भी R2 है। जो आर्म BC है, ठीक है, यहाँ पे हमने उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया हमने कैपेसिटेंस से। ठीक है ना, तो दैट इज C2। सिमिलरली जो R2, वहां पे भी R2 था, यहाँ पे भी R2 है, कोई डिफरेंस नहीं है। और जो C3 है, दैट इज अननोन। ये क्या है आपका, अननोन है, इसको हमें वैल्यू पता करनी है। और ये जो आपका विकर्ण है या डायगोनल कह लीजिए A एंड C, तो A एंड C के बीच में हमने क्या करी, पावर सप्लाई दे दी। ये आपकी यहाँ पे A एंड C के बीच में हमने पावर सप्लाई दी। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में हम DC पावर सप्लाई देते हैं, यहाँ पे हम AC पावर सप्लाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हमने AC, सॉरी, हाँ, तो वो एक्चुअली वो उसको डीसी ब्रिज बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एसी सप्लाई देंगे इन द केस ऑफ डिसोटी ब्रिज। तो इसकी कंस्ट्रक्शन होगी ये जो अभी बताई मैंने। और इसमें क्या करते हैं हम, हाँ, ये जो आपका दूसरा विकर्ण होता है, दूसरा डायगोनल होता है, उसके बीच में डिटेक्टर लगाते हैं। डिटेक्टर यहाँ पे एज जो हेडफोन होता है वो एज ए डिटेक्टर यूज करते हैं हम। ठीक है ना, ये देखो आपको डिटेक्टर का थोड़ा सिंबल दिख रहा होगा। तो और ये ए बी एंड डी के बीच में, तो इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हो गई। तो अगर हम जानते हैं कि जो बैलेंस कंडीशन होती है किसी भी ब्रिज की, कि अगर ये ब्रिज हमारा बैलेंस है, तो क्या होता है, अपोजिट आर्म्स जो होती हैं वो, उनका एक तरह से डिवीजन एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे कि ये है ना आपका बैलेंस, इन द केस ऑफ बैलेंस कंडीशन, कि जो अपोजिट, ये आपका है ना C3 ना होके, ये आपका इसने यहाँ पे C3 गलत दे दिया है, ये वाला ये गलत है, ये C3 नहीं है। ठीक है, ये C4 होगा।
या फिर कह लीजिए इसको यहाँ C1 कह सकते हैं आप, C1। ठीक है बच्चों, ये गलत है यहाँ पे, ये वाला, ये C3 नहीं है, यह है आपका, एक मिनट बताता हूँ आपको, C1 है यहाँ पे, ठीक है ना, ये C1 है, C1 है। इसको थोड़ा सा आप अगर नोट्स बनाएंगे तो इसको C1 लिखेगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो बैलेंस ब्रिज में क्या होता है कि जो अपोजिट आर्म्स होती हैं उनका मल्टीप्लीकेशन अब दूसरी अपोजिट आर्म्स की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। ये मैंने आपको बेसिक सिद्धांत बताया था कि अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद रहता, Z1/Z2 इक्वल टू Z3/Z4, ये देख लीजिए, सबसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम ऐसे करके, तो क्या होगा Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3, तो Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो ये यहाँ पे शॉर्टकट मार दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखोगे आप Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मेरा मिट जा रहा है बार बार, मैं इसको एक मिनट, हाँ, तो आप यहाँ लिखेंगे Z1 इक्वल टू क्या है आपका R1, ठीक है, ये हो गया। और फिर देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे ये क्या होगा आपका Z1 Z2 Z3 Z4, ठीक है, तो Z1 क्या हुआ आपका, Z1 हुआ आपका यहाँ पे R1, ओके, Z1 हुआ हमारा R1, इसने किया क्या है, एक मिनट, Z2 को ले लिया इसने, ये पता नहीं क्या कर दिया। तो आप इसमें क्या करेंगे, Z1 इक्वल टू R2, अगर आप डायग्राम देखेंगे अच्छे से तो Z1 इक्वल टू R2 और Z2 इक्वल टू R2, Z1 इक्वल टू R1, Z2 इक्वल टू R2, और जो आपका Z3 है, Z1 Z2 Z3, तो Z3 जो है हमारा Z3, इट इज, ये क्या होगा हमारा 1/j⍵C2, ये आपको बताया था पहले, ठीक है ना, कि जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस का जो इंपीडेंस होगा वो क्या होगा 1/j⍵C, ठीक है ना, एंड जो Z4 होगा हमारा दैट इज ये वाली आर्म, ठीक है ना, तो ये इसे हमारी क्या हो जाएगी 1/j⍵C1, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आप रखोगे उसमें, किसमें रखोगे, इस वाले में, यहाँ पे रखोगे, इस वाले फार्मूले में, जो मीन्स जो हमने, सॉरी, ये वाला जो है यहाँ पे, इसमें रख दोगे जी, Z1 क्या है, Z2 क्या है, Z3 क्या है, Z4 क्या है। इसे रखने के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने के बाद गुना भाग करके जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा C2/C1 इक्वल टू R1/R2, तो C2/C1 इक्वल टू R1/R2, तो हमारा जो C2 होगा अननोन, दैट इज R1/R2 इंटू C1, R1/R2 इंटू C1, तो ये हमारा अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू ऐसे आसानी से मेजर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डी-शॉर्टी ब्रिज। तो ये है आपका डी-शॉर्टी ब्रिज के बारे में डिटेल में, ठीक है ना। अब ये हम जान गए कि डी-शॉर्टी ब्रिज की कंस्ट्रक्शन क्या है और इसकी वर्किंग जान गए पूरी, की कैसे कैसे है, क्या कैलकुलेट करेगा, ये अच्छे से जान। अब इसके थोड़े से फायदे देख लेते हैं, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज क्या है इसका, दिस मे बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस आल्सो, तो कैपेसिटेंस तो मेजर करता है ये, साथ में जो अननोन इंडक्टेंस होता है, सॉरी अननोन रेजिस्टेंस होता है, उसको मेजर कर लेता है, ठीक है ना। इसकी जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी द विंड्स, ये किसका लिख दिया यहाँ पे, एक मिनट, ये विंड ब्रिज का आ गया यहाँ बेटा, एक मिनट, तो गड़बड़ हो गया पीपीटी में। एडवांटेज क्या है, द एडवांटेज ऑफ दिस ब्रिज इज सिंपलिसिटी टू ऑब्टेन द परफेक्ट बैलेंस, मींस इसका जो परफेक्ट बैलेंस होता है वो आसानी से मिल जाता है, जैसे कि बाकी ब्रिज में बैलेंस करने के लिए, उसको बैलेंस कंडीशन में लाने के लिए थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती है, थोड़ा टफ होता है, बट इन केस ऑफ डी-शॉर्टी ब्रिज इट इज वेरी सिंपल टू ऑब्टेन द परफेक्ट बैलेंस, ठीक है। तो इसका एडवांटेज हुआ, मींस इसका लाभ हुआ। अब नुकसान क्या है इसका, मतलब इसमें दिक्कत क्या आती है, ए परफेक्ट बैलेंस कैन बी ऑब्टेन्ड only if both the capacitor are free from the dielectric losses when air capacitor are used, means देखो अगर ये सब कुछ सही है, अच्छे कैपेसिटर यूज किए गए तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन अगर कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक लॉस है, ठीक है, जैसे कैपेसिटर आपने पढ़ा होगा कि दो प्लेट्स होती हैं, ठीक है ना, जैसे कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं,
तो अगर उन कैपेसिटर के बीच में एक तरह से अगर डाइलेक्ट्रिक अच्छे से यूज नहीं किया गया है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर है, डाइलेक्ट्रिक डोसेस है, तो वो क्या होगा कि उसको बैलेंस कर पाना मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि आसानी से फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा, अदरवाइज ये बहुत आसानी से बैलेंस हो जाता है। तो दैट इज ये इसका एडवांटेज भी, डिसएडवांटेज भी जो है वो एडवांटेज के एक तरह से उसको काट रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये इसका नुकसान है, ये इसका फायदा है। और इसके हेल्प से, फार्मूले की हेल्प से, इस देखिए सर्किट डायग्राम ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसी पूरी स्लाइड का। ये पूरा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज अपने आप में पूरा हो गया, जो भी आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स हिसाब से बना लीजिएगा आप, तो जो थ्योरी बताइए वो भी लिख लीजिएगा, इसके बाद इसका भी ले लीजिए। तो दैट्स ऑल अबाउट द डिसोटी ब्रिज। ठीक है, तो डिसोटी ब्रिज के बाद हमारा एक ब्रिज बच रहा था आपका सिलेबस में, एंडरसन ब्रिज। ठीक है, एंडरसन ब्रिज क्या होता है? ये आपका अननोन कैपेसिटेंस ना, वो जैसे आपका अननोन रेजिस्टेंस होता है उसको मेजर करता है। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस को। तो इसमें क्या होता है कि एंडरसन ब्रिज इज अननोन इंडक्टेंस मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ ए नॉन कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। मींस ये क्या करता है कि अननोन कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है, वो अननोन इंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की टर्म्स में निकाल देता है। ठीक है, तो दिस मेथड इज कैपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस over a wide range of values from the few micro henries to several henries and is the best bridge method। ये सबसे अच्छा मेथड है किसी भी इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए। ये छोटी से छोटी वैल्यू के साथ काफी मतलब ये जो इसकी जो रेंज होती है काफी बड़ी रेंज होती है। मींस एक तरह से ये छोटे से छोटे इंडक्टेंस से लेके बड़े बड़े इंडक्टेंस की वैल्यू को भी मेजर कर सकता है। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस एंडरसन ब्रिज। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा एंडरसन ब्रिज जैसे कि हमने बाकी ब्रिजेस पढ़े हैं, जैसे डिशोटी पढ़ा हमने, मैक्सवेल पढ़ा, हेज पढ़ा, शेयरिंग पढ़ा, तो वो थोड़े से काफी उनकी जो कैलकुलेशन बहुत इजी है। तो इसमें मैं कैलकुलेशन नहीं बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेगी। ठीक है, आप डायरेक्ट इसका फार्मूला याद कर सकते हैं, एग्जाम में वो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट वो लिख के कि हाँ ये आर्म ये है, ये आर्म है। देखो आप इसका मैं डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ, आप इसका सर्किट देख के कहेंगे कि हाँ ये टफ है। ये इसका सर्किट डायग्राम है। इसमें देखो थोड़ा सा अलग चीजें क्या आई हैं, जैसे कि आपका एंडरसन ब्रिज का डायग्राम होता है। इसमें क्या होता है कि एक आर्म होती है आपकी ए बी, उसमें क्या होता है कि आपका एक रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज में लगा होता है एक इंडक्टर के, तो R1 पैरेलल इन विद L1। और एक दूसरी आर्म में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लगा होता है, तीसरी में भी रेजिस्टेंस होता है, चौथी में रेजिस्टेंस लगा होता है। अब नॉर्मली जो बाकी ब्रिजेस थे उसमें क्या कर रहे थे हम कि जो एक आपका डायगोनल है उसके बीच में हम लगा देते हैं एक डिटेक्टर, और एक बीच दो डायगोनल के बीच में लगा देते हैं पावर सप्लाई। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा अलग हो गया मामला। जैसे आपका एक तरह से केल्विन ब्रिज आपने पढ़ा था, तो उसी तरह से कुछ इसमें हो जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि इसके एक सेंटर पॉइंट से यहाँ से हम लेते हैं और एक रेजिस्टेंस लगाते हैं R5, और एक दूसरे एंड पर जाता है उसमें लगा देते हैं हम एक कैपेसिटर। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। मीन्स ये एक यहाँ पे जो है ये एक स्टार क्या बोलेगा इसको, डेल्टा, ये एक डेल्टा फॉर्म कर देता है ये वाला, देखो। ठीक है ना, ये वाला जहाँ पे मैं भी कर्सर घुमा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा और लेके जाता हूँ। ये इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है कुछ इस तरह की होती है एंडरसन ब्रिज की, कि ये इसको एक ये तीन आर्म मिलके आपस में, जहां पे अभी मैंने ये सर्कल बनाया है, ये तीनों आर्म मिलके एक डेल्टा फॉर्म कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस डेल्टा को हमें स्टार के फॉर्म में चेंज करके तब इसकी कैलकुलेशन करनी होती है। तो वो थोड़ा सा स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार आपने अभी पढ़ानी होगा, और कैसे हम इसको फिर करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। तो इसका मैथमेटिक्स नहीं बता रहा आपको मैं। इसमें इसका कंस्ट्रक्शन कैसे कहेंगे आप, इसी कंस्ट्रक्शन समझाएंगे आप जब लिखेंगे कि इसकी एक आर्म जो होती है ए बी, उसमें एक रेजिस्टेंस एक इंडक्टर के साथ सीरीज में लगा होता है। दूसरी आर्म जो होती है उसमें क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस लगा होता है। तीसरी आर्म जो होती है उसमें एक रेजिस्टेंस लगा होता है। चौथी आर्म में भी एक रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है ना, और जो अननोन कैपेसिटेंस होता है वो हम एक ये जहां से पावर सप्लाई देते हैं और इधर एक रेजिस्टेंस लगा के एक डेल्टा के फॉर्म में उसके साथ लगा देते हैं। मीन्स जो डिटेक्टर जहाँ पे लगा होता है वहां पे लगा देते हैं। ठीक है ना, और एक वहां पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो ये हमारा अननोन, सॉरी अननोन तो हमारा ये रहता है ना इसमें, हाँ ये नहीं, हाँ अननोन तो ये होता है। ठीक है ना, अननोन तो हमारा इंडक्टेंस होता है। और इसमें क्या होता है कि ये इस तरह से एक डेल्टा फॉर्म करता है। ठीक है ना, तो डिटेक्टर वाली आर्म होती है उसमें एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस
और जो उसकी पहले से एग्जिस्टिंग आर्म है उसके साथ डेल्टा फॉर्म कर देता है। इसको बोलते हैं डेल्टा। ये ट्राइंगल टाइप का होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। फिर जब कैलकुलेशन इसी करेंगे तो स्टार में कन्वर्ट करके तब इसकी कैलकुलेशन होगी। और जब आप इसे सोल्व करोगे, जो L1 की वैल्यू आएगी आप डायरेक्ट लिख सकते हो उस वैल्यू को। तो ये फार्मूला आप एक तरह से याद रखें। तो L1 जो आएगा, L1 देखो, ये L1 की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो वो होगी हमारी L1 इक्वल टू CR2 इंटू R4 प्लस R5 प्लस R4 इंटू R5 अपन R3। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जा रहा है इसमें, इस वजह से इसकी कैलकुलेशन नहीं करा रहा हूं मैं, नहीं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अदरवाइज बाकी वो भी सेम ही है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करके थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाले फार्मूला लगा के फिर वही Z1 Z2 इक्वल टू Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 Z3 ऐसे करके ही आराम से इसका कंपेरिजन करके थोड़ा सा निकल आएगा। कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ये आपके लिए टफ पड़ जाएगा, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। बाकी आपके जो इसका सोल्यूशन है मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द एंडरसन ब्रिज, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा पूरा का पूरा एंडरसन ब्रिज हो गया है। अब एक ब्रिज और बताता हूं मैं आपको, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपने पढ़ा होगा, विन ब्रिज। ये पढ़ा है ना आपने, विंस ब्रिज। आई थिंक ये पढ़ा होगा आपने ईडीसी में, ठीक है ना। ये ईडीसी का सिलेबस में है मेरे ख्याल से, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। अगर आपने ईडीसी पढ़ी होगी तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा ये। तो विन ब्रिज क्या करता है कि जैसे कि सारे ब्रिज आपने पढ़े हैं अभी तक, जैसे कि या तो वो रेजिस्टेंस मेजर कर रहे थे, या फिर वो इंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं, या फिर कैपेसिटेंस मेजर कर रहे हैं, जितने ब्रिज आपने पढ़े। लेकिन विन ब्रिज एक अपने आप में अलग ब्रिज है, जो कि अननोन फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, ठीक है ना। जो भी पावर सप्लाई हम देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो पावर सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको मेजर करेगा। मींस जो विन ब्रिज होता है वो क्या करता है, अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने का काम करता है। मींस इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, विन ब्रिज की हेल्प से हम अननोन फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। तो आप प्लीज इसको नोट डाउन रख लीजिए कि विन ब्रिज ए डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिज which used to measure the unknown frequency। तो विन ब्रिज इज a प्राइमरी known as the frequency determining bridge। इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग ब्रिज, ठीक है ना। लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इससे हम कैपेसिटेंस भी मेजर कर सकते हैं। एंड फाइंड एप्लीकेशन एज हार्मोनिक डिस्टोर्शन एनालाइजर। तो हार्मोनिक जैसे कि होता है ना भाई, ये हार्मोन्स, जैसे कि कोई आपका सिग्नल होता है तो उसमें हार्मोनिक डिस्टोर्शन जो आता है, डिस्टोर्शन होता है एक तरह से, जैसे कि किसी वेव में एक तरह से नॉइज टाइप की वो डिस्टोर्शन आपको पूरा पढ़ाएंगे आपको हम, अगला जो चैप्टर है उसमें डिस्टोर्शन फैक्टर है। तो डिस्टोर्शन मीटर भी उसमें है, तो उसके बारे में बताएंगे आपको डिस्टोर्शन होता क्या है। तो ये उसको मेजर करता है। तो अब इसमें क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन देख लीजिए विन ब्रिज की। विन ब्रिज में क्या होता है कि जो एक आर्म होती है इसमें, फर्स्ट आर्म जो होती है इसमें क्या होता है कि एक आपका रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस, मींस R2 विद पैरेलल बिट टू द C2, ठीक है ना। दूसरी आर्म में क्या होता है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सीरीज में होते हैं। मींस इसकी दो एडजेसेंट आर्म होंगी, एक आर्म में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस सीरीज में होंगे, और दूसरी आर्म में इसकी जो रेजिस्टेंस आर्म होगी उसमें एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पैरेलल में होंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब एक तरह से आसान, इसको याद रखने की ट्रिक भी है कि आप इसको एक, इसमें दो आर्म होंगी, चार आर्म तो हर एक में होंगी, लेकिन जो दो आर्म है एडजेसेंट आर्म, उसमें एक आर्म में क्या है कि एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में लगा दिया, और दूसरी आर्म में हमने पैरेलल में लगा दिया। बाकी जो दूसरी आर्म्स है, तीसरी और चौथी, उसमें एक रेजिस्टेंस और दूसरे में भी रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो दैट्स अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस एंडरसन विन ब्रिज। इसमें क्या होता है कि इसकी जो बी एंड डी डायगोनल है उसमें पावर सप्लाई लगा दी, ए और डी के बीच में हमने डिटेक्टर लगा दिया, ठीक है ना। तो बैलेंस में क्या होगा, जब हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो डी है इसमें जो डिटेक्टर होगा उसकी रीडिंग अगर 0 आ रही है तो दैट इज बैलेंस। अंडर बैलेंस कंडीशन अगेन इसका मल्टीप्लीकेशन मींस ये और ये दोनों अपोजिट आर्म्स जो है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर इसको हम सपोज करें कि ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है और ये Z4 है, तो हमारा जो Z1 है वो क्या है, R1 इन सीरीज विद 1/j⍵C1, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम, अगर आप बात करते हैं इसमें तो क्या लिखेंगे कि जो Z1 होगा हमारा वो होगा हमारा R1 प्लस 1/j⍵C1, दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, इंपेडेंस जुड़ जाते हैं।
भाई इसका इम्पीडेंस कितना है R1, इसका इम्पीडेंस कितना है 1/j⍵C1, तो दोनों इम्पीडेंस जुड़ जाएंगे, तो ये क्या होगा हमारा R1 और Z1। तो Z और Z2 क्या होगा, Z2 हमारा हो जाएगा, बच्चा आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो Z2 जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, R2 इज इन पैरेलल, ठीक है ना, विद 1/j⍵C2, ठीक है ना। तो क्या होगा R1 R2 इज विद पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, ठीक है ना, 1/j⍵C1। अब इसमें क्या करेंगे, जब कैलकुलेशन करके देखेंगे तो क्या होता है Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, तो कुछ वैल्यू निकल आएगी, वो अपने आप कर लेना आप, ठीक है। तो इतनी कैलकुलेशन नहीं बता रहा आपको यहाँ पे मैं। और जो Z3 होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा R3, और जो Z4 होगा ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू R4। तो ये क्या होगा हमारा, Z1 हमारे पास है, Z2 है, Z3 है, Z4 है। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, या फिर इसको कह लेंगे हम, अगर हमें अपोन में लेना है तो Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू Z3 अपॉन Z4। तो कुछ बुक्स में ऐसे भी दिया रहता है, तो ये इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू Z3 बाई डिवाइड बाई Z4, ठीक है। तो कुछ में ये भी दिया रहता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो सेम ही चीज है। यहाँ पे Z1 Z2 Z3 Z4 की वैल्यू रखेंगे हम, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और जो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, ये वैल्यू निकल के आएंगी जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। अगर जो फ्रीक्वेंसी होगी F, वो ये निकल के आ जाएगी हमारी। जब इसमें हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, एक मिनट आपको दिखाता हूं मैं, ये चला गया मेरा, गायब हो गया। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी ये निकल के आ जाएगी, F इक्वल टू, थोड़ा सा कंपेरिजन करके, थोड़ा सा ये सब चीजें, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये वाला ये होगा F इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट R1 R2 इंटू C1 C2, मीन्स 1/2 पाई R1 R2 C1 C2। और ये इसके साथ ये कंडीशन रहेगी, ठीक है ना। ये दो कंडीशन मीन्स ये दो शर्तें निकल के आएंगी, ठीक है ना। तो आपको याद रखनी है वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, F इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट R1 R2 C1 C2। अगर हम सपोज करें कि जो R1 है, R2 और R3 R4 सब एक दूसरे के इक्वल है, मीन्स जैसे ना, अगर हम सपोज करें कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो गया, ये सब सेम वैल्यू के हैं। और जैसे ही सिमिलरली C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C है, अगर ये सब इक्वल हो, एक कंडीशन, ऐसा जरूरी नहीं कि सब इक्वल ही हो, अगर ये कंडीशन हो तो उस केस में क्या होगा भाई, आप अगर इस समीकरण में रखेंगे R1 R2 की जगह R C1 C2 की जगह C, तो क्या होगा, ये अंडर रूट से बाहर निकल के आ जाएंगे। तो जो वैल्यू निकल के आएगी उन केस, इन दैट केस द फ्रीक्वेंसी इज F इक्वल टू 1/2 पाई RC। तो दैट इज वीन ब्रिज की फ्रीक्वेंसी। वीन ब्रिज से हम इस तरह से उसकी जो अननोन फ्रीक्वेंसी होती है उसका मेजरमेंट कर लेते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द वीन ब्रिज। थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं कि इसका क्या नुकसान है और क्या फायदा है। तो इसका फायदा दूसरा ये है कि हम इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इससे कैपेसिटेंस मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरा इसका नुकसान क्या है कि बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी द वीन्स ब्रिज में बी डिफिकल्ट टू बैलेंस अनलेस द वेव फॉर्म ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज साइनसोइडल। अगर मतलब इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होता है ये, ठीक है ना। तो इस ब्रिज को फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव भाई क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही मेजर कर रहे हैं हम इससे, तो इसको तो थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका एक मतलब इसको ये आसानी से बैलेंस नहीं होता है, तो दैट इसका एक डिसएडवांटेज हुआ। फायदा क्या हुआ कि इसको हम फ्रीक्वेंसी के साथ साथ कैपेसिटेंस मेजर में, जो कैपेसिटेंस होती है, धारिता होती है, उसका भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा विन ब्रिज। तो हमने अब आज लेक्चर में पढ़ा, हमने विन ब्रिज पढ़ा, डी शॉर्टी ब्रिज पढ़ा और एंडरसन ब्रिज पढ़ा। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है।